अच्छा, नमस्कार। म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस पॉलिसी ने लेना तो आसान है, लेकिन कब तक कौन सा फंड रखना है, पोर्टफोलियो में क्या शामिल करना है क्या नहीं, इसके लिए सही सलाह की और जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। योर मनी में हमारी कोशिश हमेशा होती है कि आपको हर वो ज़रूरी जानकारी दी जाए जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारे मेहमान हैं रुंगटा सिक्योरिटीज़ के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पर आज हम सवाल जवाब लेंगे हमारे दर्शकों के साथ और उनसे उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से पुख्ता कर सकते हैं। तो पहले कॉलर है पुणे से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अभी जस्ट रिटायर हुआ हूँ 60 ईयर बाद, और आई हैव अ सम ऑफ अराउंड 40 लाख टू 45 लाख. So I want to invest this money in some of anywhere, so that I can get some monthly income, and my money will also be assured, and I get a monthly income as such. So I want some suggestion on that. जी जरूर। यहाँ पर अब हम हमारे साथ भी हर्षवर्धन जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सलाह आपके लिए उपयुक्त होगी। सर, क्या सलाह होगी इन हर्षवर्धन जी के लिए? पहले हर्षवर्धन जी, जो आप सवाल आप पूछे हैं उसमें यह है कि आपके पास 40 to 45 लाख हैं जो आपको ऐसी जगह निवेश करना है जिससे आपको 40,000 रुपया हर महीने का मिले। तो जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है अबाउट 12%। अब आपको ये देखना है कि जो भी हम अगर इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, कन्वेंशनली सेफ इन्वेस्टमेंट्स जो मानते हैं वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपके टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं। अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बैंक एफडी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको करीबन 8.5-9% के आसपास मिले। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में आपको 7 to 7.5% मिलेगा, बट वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है 1% विच इज 40,000 रुपीज ऑन 40 लाख, ये आपकी इन डिपॉजिट से फुलफिल नहीं होगी। सो आपके पास एक ऑप्शन है, आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो लिस्टेड हैं एक्सचेंजेस पे, उनमें आप निवेश करने का सोच सकते हैं। इनमें थोड़ा रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, और जो रिस्क मेजर कर सकते हैं आप, वो आपके लिए है कि आप क्रेडिट रेटिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। सो काफी कंपनीज की एनसीडीज लिस्टेड हैं। आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, आप इंडिया इन्फोलाइन है, मन्नापुरम फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस, इन कंपनीज की एनसीडीज लिस्टेड होती हैं। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे वेरी इन द नियर फ्यूचर ये मन्नापुरम फाइनेंस एक नया एनसीडी इशू लाने वाला है विच गोज अप टू 75 मंथ्स। सो आप ये सारी कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 11% के ऊपर ही रहता है। सो आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने का। सिर्फ ध्यान रखिए कि आपको क्रेडिट रेटिंग्स फॉलो करनी है। हायर रिस्क ले रहे हैं आप, क्योंकि ये एक बैंक फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट ने एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है, तो उनकी फाइनेंशियल्स देखनी आपको जरूरी है। सो जो भी आप करें ध्यान रखिए कि जो रेटिंग्स हैं वो A+ के नीचे ना हो। उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी आपको अगर आप कोई भी एक एनसीडी में पूरा एक्सपोजर मत लीजिएगा, आप अलग अलग कंपनीज में अलग सेक्टर में जिनका एक्सपोजर है वो लीजिए। उदाहरण के तौर पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट में अगर आप निवेश करते हैं तो ऑटो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। आप मन्नापुरम लेते हैं या मुथूट फाइनेंस लेते हैं तो वो गोल्ड लोन कंपनी में आता है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। तो इस प्रकार आप अपना पैसा स्प्लिट करिए, रिटर्न्स आपको थोड़े ज्यादा डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। क्रेडिट रेटिंग पे नजर रखिए, और A+ के नीचे की अगर कोई भी क्रेडिट रेटिंग के फंड्स हैं या बॉन्ड्स हैं तो आप उसमें निवेश ना करें। अगर आप ये पूरे स्कीम से ही कंफर्टेबल नहीं है, आपको एनसीडीज नहीं समझ में आती और आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप बैंक फिक्स डिपॉजिट करें या तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स में करें। और लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपको जो रिटर्न्स चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। राइट, तो हर्षवर्धन जी, उम्मीद करेंगे कि काफी क्रिस्टल क्लियर आंसर यहाँ पर आपको मिल गया है और अब आपकी जो उलझन थी उसे हम काफी हद तक दूर कर पाएंगे। ऐसे में हर्ष, आपने जिक्र किया कि एनसीडीज में आपको 11% तक की ब्याज मिल सकती है, लेकिन आखिरी में आपने ये भी कहा कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आपके लिए फिक्स डिपॉजिट जैसी चीजें। लेकिन मान लीजिए कोई एक ही चीज चुननी है तो कैसे तुलना करेंगे, और फिर बेटर कौन सा है आपके नजरिए से कि आप थोड़ा रिस्क ले लें लेकिन 11% तक के रिटर्न्स आपको बेहतर मिलेंगे, या फिर रिस्क ना लें और आप फिक्स डिपॉजिट में ही जाएं? देखिए, इसमें कंपैरिजन बहुत सिंपल है। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बैंक फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसमें आपको अगर 8.5 या 9% ब्याज मिल रहा है, वो एक ऑप्शन है, टैक्सेबल है आपके लिए। अब हर्षवर्धन जी का केस लें तो ऑब्वियसली इट इज ओके कि अगर वो टैक्सेबल इनकम में जाते हैं, क्योंकि ये 10% ब्रैकेट में ही आते हैं जी।
अगर हम कोई भी और रिस्क वाला प्रोडक्ट सोच रहे हैं, आप समझिए आपको 11 या 12% रिटर्न दे रहा है कोई प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क ज्यादा होने वाला है। अब आपको ये इवैल्यूएट करना है कि क्या आपको वो 2 या 3% जो आपको सालाना ज्यादा मिल रहा है, 200 या 300 बेसिस पॉइंट जो आपको ज्यादा मिल रहा है, क्या उतना रिस्क आपको लेना है? अगर आपको वो रिस्क लेना है तो उसका आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? राइट। सो रिवॉर्ड एक दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं। एक है परसेंटेज वाइज देखें और दूसरा आप एब्सोल्यूट बेसिस पे देखें कि आपने अगर 1 लाख रुपए ही निवेश करना है तो उसमें 9% आए या 12% आए, आपको 3,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है। राइट। तो उसके लिए शायद आप रिस्क नहीं लें। 3,000 रुपीज साल भर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपके पास अगर 30 या 40 लाख रुपए हैं और आपका रिक्वायरमेंट जो रिटायरमेंट का है, तो शायद आप वो रिस्क लेने के लिए थोड़ा तैयार हो सकते हैं या रिस्क लेने की सोच सकते हैं। उसमें एक दूसरा कैविएट ये है कि आपको क्रेडिट रेटिंग्स देखनी है। ओके। वो इशू की रेटिंग्स होती हैं, तो एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए वो एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है कि अगर इनकी A+ है या ट्रिपल है या डबल A है या A+ है, सो उसमें थोड़ा विश्वास आ सकता है और उसमें रिस्क रिलेटिवली कम होता है। लेकिन जीरो होता है वो बात नहीं है। अब इसमें क्योंकि ये 65 इयर्स के हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये कंफर्टेबल नहीं है ये सब चीज से, तो फिर एफडी का सोच सकते हैं। तो फिर एफडी ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझते हैं प्रोडक्ट को तो उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। ये उम्र में उनका कोई भी अगर अनकंफर्टेबल भी हो तो भी इट्स नॉट वर्थ इट्स व्हाइल। राइट। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एनसीडी और एफडी में क्या ऑप्शन बेटर होगा, और अगर किसी एक का चुनाव करना है तो क्या क्राइटेरियाज होंगे, उम्र को कैसे ध्यान में रखेंगे, रिस्क फैक्टर कैसे ध्यान में रखेंगे, ये अब काफी हद तक आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, आप चाहते हैं एनसीडीज में लगाना या एफडी में पैसा डालना, तो अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि टैक्स सेविंग के लिए आपको कहां निवेश करना चाहिए। युवा मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम दे रहे हैं निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब। आइए, अगले कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से कपिल कुमार साहब। कपिल जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत अच्छे हैं, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था जी। मेरे 3 क्वेश्चन थे। जरूर। एक तो मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो कैसा है करंट में जी, और दूसरी बात मुझे थोड़ा मतलब एक म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था, अप्रॉक्स 4 to 6 मंथ, 4 to 6,000। ओके। मैंने कुछ फंड सेलेक्ट किए थे, आई थिंक मैंने ईमेल किए हुए हैं, या लाइक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ICICI फोकस जिलिको। तो इसमें से कौन से अच्छे हैं, या वो कोई अच्छे से सजेस्ट करें। या तीसरा था मेरे को, जैसा कि अभी 80C में 1.5 लाख हो गया, तो मेरी थोड़ी सैलरी ज्यादा है, तो मुझे एक ELSS फंड में निवेश करना था, अप्रॉक्स 3-4,000 पर मंथ। राइट। तो कपिल जी, क्या करते हैं आप? आई वर्क विद अ लार्ज MNC एज अ बिजनेस मैनेजर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तमाम आपके सवाल, तीनों सवाल यहाँ पर हर्षवर्धन जी के सामने। अब आइए उनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या परिवर्तन, बदलाव करने की जरूरत है, और बेहतर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हर्ष जी क्या सलाह होगी इनके लिए? वेल कपिल जी, आपका पोर्टफोलियो आपने भेजा है और मैंने देखा है। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, वो सारी स्कीम्स अच्छी हैं और आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल था कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या कि आपको कोई भी स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है। सो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा है, उस प्रकार जो कर रहे हैं वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि आपको 4 से 6,000 रुपए आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने करीबन 5-6 स्कीम्स शॉर्टलिस्ट कर रखी हैं। वेल, जो 6,000 रुपए अगर आपको निवेश करना है, तो आप 2,000 रुपए आपकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्कीम में ही ऐड करिए, ICICI अप्रूव्ड डायनामिक प्लान, उसमें 2,000 रुपए ऐड करिए, एंड 4,000 जो आपको निवेश करना है वो आप ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ एक राय देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरह इसे पोर्टफोलियो को बनाया है, एंड ये मुझे यकीन है कि आपने इसे एक लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो बनाया है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इवन आई लाइक इट दैट वे। सो आपका अगर एक स्टेबल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मेजर कंपोनेंट जो आपका लार्ज कैप में है वो अच्छा है, और इसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो नया इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग पर्पस के लिए करना है,
आपका HDFC म्यूचुअल फंड में एक फोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप HDFC टैक्स सेवर स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पूरा एक ही स्कीम में कर दिया, आपको स्प्लिट करके अलग अलग स्कीम्स में करने की जरूरत नहीं है। आपका फोलियो एक ही रहेगा, स्कीम्स उसमें अलग अलग आ जाएंगी। तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए और ट्रैक रखने के लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स आना सब तरीके से आपके लिए ठीक रहेगा। फंड हाउस आपके जो पोर्टफोलियो में है वो 3 फंड हाउस हैं, HDFC, फ्रैंकलिन एंड ICICI। सारे इन्वेस्टमेंट्स जो आपके हैं वो इसी फंड्स में कंसोलिडेट हो जाएंगे। आपके बाकी पोर्टफोलियो पे भी मैं एक क्योंकि आप इतना अच्छा अपने फंड्स मैनेज कर रहे हैं, एक राय आपको देना चाहूंगा कि आपने एक बिरला सन लाइफ की यूलिप प्लान ले रखा है, उसमें 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप हर साल का 30,000 रुपया भर रहे हैं। इसका 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप इसे एक इवैल्यूएट करिएगा कि आपने अगर म्यूचुअल फंड में किया होता, विज़ा आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप के तौर पे किया है, तो आपको कहां पे फायदा ज्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से आप अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आप अगले साल 5 साल जब कंप्लीट हो जाएं उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, और फिर बंद करना है या कंटिन्यू रखना है ये आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। दूसरी एक जो ऑब्जर्वेशन मेरी है वो ये है कि आप मैरिड हैं और आपके जो इंश्योरेंस है वो मेरे हिसाब से बहुत कम है, अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास आपका इंश्योरेंस होगा। आपको एक टर्म प्लान डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। ये हो सकता है कि आपके कोई डिपेंडेंस नहीं हो क्योंकि आप दोनों वर्किंग हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं वो डबल इनकम के बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है कोई भी अर्निंग मेंबर को तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली असर होता है। शायद डिपेंडेंट्स फाइनेंशियली इतने ज्यादा तकलीफ में ना हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेफिनेटली असर आएगा। मेरी राय आपके लिए रहेगी एक ऑनलाइन टर्म पॉलिसी आप लीजिए, एटलीस्ट 1 to 1.5 करोड़ की आपकी इनकम को देखते हुए आप 10 टाइम्स अगर लेते हैं तो 1.5 करोड़ का कवर आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसका प्रीमियम बहुत ही कम होगा, मेरे हिसाब से आपको ये 15,000 के आसपास सालाना या 20,000 के आसपास में आपको पूरा कवर आपकी एज के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इतना आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। राइट इसके अलावा हर्ष जी, इनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है, 4 लाख का कवर फ्रॉम L&T जनरल से इन्होंने ले रखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये पर्याप्त है या इन्हें कुछ और भी करना चाहिए या स्विच कर लेना चाहिए, या क्या सलाह देंगे इस पर? नहीं, ये प्रोडक्ट जो इन्होंने 4 लाख से कवर ले रखा है बाय इटसेल्फ, ये दिल्ली में रहते हैं, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, बट 4 लाख और 5 लाख एक माना जाता है कि इतना तो होना ही चाहिए आपके पास। दूसरा हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि एक लार्ज कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वहां से भी उनको एम्प्लॉयर की तरफ से भी इनका काफी अच्छा इंश्योरेंस होगा। राइट और इसके अलावा आपको लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, HDFC 3 से ज्यादा इन्होंने फंड्स उसमें नहीं रखे हैं, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई हैवी इन्वेस्टर्स आते हैं जिसमें लगभग इतने ही पैसे लगा रहे होते हैं लेकिन फंड्स की लाइन लगी हुई रहती है। एब्सोल्युटली, तभी हमने मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना एलोकेशन सेक्टर वाइज भी किया है, कैपिटलाइजेशन वाइज किया है कि लार्ज कैप में ज्यादा फोकस है इनका। सो जो एक इन्वेस्टमेंट्स होता है, अगर 60% इनका लार्ज कैप में है या 70% लार्ज कैप में है, तो इन्हें नॉर्मली मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा दिखी जाती है। सो उस प्रकार से इनको थोड़ा स्टेबल पोर्टफोलियो बन रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑब्वियसली सोच रहे हैं। सो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो जो बना सकते हैं। मिड कैप में भी एक्सपोजर ले रखा है, द फंड इज ऑल्सो नाइस। सो आई थिंक इन्होंने काम अच्छा किया है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि एक लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इग्नोर कर रहे हैं या इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो इन्हें जरूर से करना चाहिए। और दूसरा यूलिप से अगर एक बार उसको इवेल्युएट कर लें कि कितना फायदा इन्हें हो रहा है कंपैरेटिवली, अगर ये कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते तो शायद ज्यादा, आई थिंक म्यूचुअल फंड में इनका रिटर्न ज्यादा होता। एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कवर सेपरेट एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट, वो इनके लिए ज्यादा बेटर होगा कि क्योंकि ये डिसिप्लिन है और इतना अच्छी तरह पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इन्हें यूलिप में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। चलिए, तो कपिल जी, हमें भी अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक हमें अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं और उसे और बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछते हैं, तो अब क्योंकि जैसा यहाँ हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो मैनेज किया है, बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आप अपने पैसों का, अपनी बचत का, तो यहाँ पर अब जो उन्होंने सलाह दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उससे आप अपने इस पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बना पाएंगे। जो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर बदलने की है, आप अगर उन्हें करते हैं तो आगे चलते हुए आपका ये पोर्टफोलियो आपको भविष्य में और भी बेहतर रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए क्यों है सही एलोकेशन जरूरी। ये पूरी चर्चा इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं योर मनी और यहाँ पर हम सुलझा रहे हैं पैसे से जुड़ी आपकी उलझने। हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन जी। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। रानीगंज से विजय भारती हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय जी गुड इवनिंग, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो, चलिए लगता है विजय जी से संपर्क यहाँ पर टूट गया है। आइए उनका है हमारे साथ। विजय जी पूछिए अपना सवाल। शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। एनीवेज उनका सवाल है और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है। काफी सारे फंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 200 जो हमें दिखता है कि लगभग हर पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, बीएसएल, फ्रंटलाइन, डीएसपी, ब्लैक रॉक, टॉप। इसके अलावा अगर और नजर डालें यहाँ पर तो इनके पोर्टफोलियो में अब सवाल ले लेते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। सभी म्यूचुअल फंड से 16 से 22% के करीब रिटर्न उन्हें मिल रहा है इस वक्त, और क्या म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है इस सिनेरियो में, जबकि हम देख रहे हैं कि मार्केट दिन दुना और रात चौगुना बढ़ रहा है। जी क्या ये सही करेंगे अगर इस समय निकल जाते हैं? वेल, अगर इन्हें रिडीम करना है तो इन्हें ये सोचना है कि मैं रिडेम्पशन क्यों कर रहे हैं। अगर इनका कारण प्राइमरी रीजन जो है कि इनके पोर्टफोलियो में इन्हें 16 to 22% रिटर्न मिल रहा है तो उसकी वजह से उन्हें रिडीम करना चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत बात होगी। पॉइंट ये है कि आप 16% या 22% अगर इक्विटी से रिटर्न आता है तो कोई अनयूजुअल रिटर्न नहीं है। ये तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि देर सवेर ये रिटर्न आपको मिले, पोर्टफोलियो में आएगा। अगर आप इससे कम रिटर्न आपको मिलता हो तो शायद आपको थोड़ा सोचने की बात होती है। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि ये एवरेज आउट होते आपको डबल फिगर रिटर्न्स मिलता है। डबल फिगर मतलब आपको अगर 15-16% में मिल रहा है तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। अब अगर इन्हें रिडीम करना है कोई और कारण से तो शायद ये सोच सकते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं? अगर इन्हें पैसों की जरूरत अगर 1 या 2 साल के अंदर है तब ये सोच सकते हैं कि अभी मार्केट बढ़ गया है तो ये प्रॉफिट बुक कर लें, सेफ गार्ड कर लें और यही पैसे डेट में निवेश करें। तो इनके पास अभी जो मार्केट की रैली आई है वो कम से कम इन्होंने बुक कर ली। और क्योंकि जैसे हम देखते हैं अगर मार्केट फिर से वोलेटाइल हो जाता है और इनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है 1 या 2 साल बाद तब ये शायद थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो वो एक कारण है जिससे आप रिडीम करने का इस मार्केट के स्तर पे सोच सकते हैं। दूसरा कारण अगर आप रिडीम करने का अगर ये है कि आपका एसेट एलोकेशन प्लान थोड़ा टिल्ट हो गया है। उदाहरण के तौर पे आपने 100 रुपए निवेश किए थे, 60 रुपीज आपने किए थे इक्विटीज में, 40 रुपीज आपने डेट में किए थे। अब क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका है आपका 60 रुपीज हैज बिकम से 70 रुपीज और डेट आपका 40 का 42 हो गया है। सो आपका जो एसेट एलोकेशन 60-40 था वो मिसबैलेंस हो गया है। तो उस कारण से अगर कोई बैलेंस करना चाहे इसे वापस तब वो इक्विटी में से निकल के डेट में निवेश करता है कि उनका रेशियो 60-40 बना रहे। अगर ये 2 कारण नहीं है, सिर्फ ये है कि मार्केट बढ़ गया तो मुझे निकलना चाहिए, वो एक सही तरीका नहीं होगा और इन्हें रिडीम नहीं करना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर आपने एसेट एलोकेशन की बात की, तो चलिए इसी बहाने हम बात कर लेते हैं कि एसेट एलोकेशन हमेशा ही आप लोग बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप दोहराएं कि एसेट एलोकेशन के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो की जान होती है। वेल, आप अगर शुरुआत से देखें, पहली बात है आपके पास अगर कोई भी आपके पास 100 रुपए निवेश करने के लिए आप उसका क्या करेंगे, वो एक पहला सवाल आपके पास आता है। कोई भी पर्टिकुलर एसेट क्लास अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो भी आप सब कुछ एक ही एसेट क्लास में नहीं डालेंगे। आप उसे डिवाइड करते हैं, आप उसे इक्विटीज में करते हैं, डेट में करते हैं, आप गोल्ड लेते हैं और अगर कॉर्पस बड़ा है तो आप रियल एस्टेट भी सोच सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि आपको डिफरेंट एसेट क्लास में लेना है। फिर दूसरा सवाल आता है कितना एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में निवेश करेंगे। मान लीजिए 2 इंसान है, दोनों 30 साल के हैं, एक जन की रिक्वायरमेंट 1 साल बाद है और एक जन की 30 साल बाद है, तो नेचुरली दोनों का एसेट एलोकेशन चेंज होगा। जो एक पहला केस है जिसमें अगर उन्हें 1 साल बाद ही पैसे चाहिए तो डेट में ज्यादा निवेश होगा और इक्विटी में शायद कम हो या हो ही नहीं। दूसरा इंसान है जिसकी अगर 30 साल बाद जरूरत है तो उनका इक्विटी में इन्वेस्ट ज्यादा होगा और डेट में कम होगा। सो जो फैक्टर्स हैं, अंडरलाइंग फैक्टर्स है जो आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं, वो एक टाइम होराइजन है, आप किस पर्पस के लिए सेव करें, जो गोल होता है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लेकिन आप ज्यादा रिस्क नहीं सहन कर सकते, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं वो चीज का, और आपका इक्विटी एलोकेशन फिर कम उस कारण से भी होगा। सो ये सारी चीज जो होती है, ये अंडरलाइंग फैक्टर्स होता है, डिटरमाइन करता है कितना कोई इंसान एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में निवेश करता है। सो थंब रूल्स, अंडरलाइंग रूल्स जो है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आप सारे इन्वेस्टमेंट एक एसेट में करेंगे ही नहीं। दूसरा है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन, गोल और आपके जो फैमिली सर्कमस्टेंस है उसके बेसिस पे आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे। आप सिंपली किसी और को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी एज के हैं, क्योंकि उनकी दूसरी सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकती हैं।
सो ये आपको अंडरलाइंग रूल्स हैं, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। गोइंग फर्दर, जैसे हमने रीबैलेंसिंग की बात की, अगर आपने 60-40 डिसाइड किया है और 60% बढ़ गया है तो शायद आप उसे मॉडिफाई करके थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं, बट नॉट दैट क्योंकि रिटर्न्स आपको एक जगह मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके उधर से निकल जाए। हम ये नहीं जानते कि मार्केट अभी ये टॉप पीक कर चुका है, ये नया बॉटम है, वी डोंट नो दैट। हर जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, चूंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जब भी मार्केट बढ़े तो आपको वक्त वक्त पे अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, तो क्या म्यूचुअल फंड पे भी ये सीधी बात लागू होती है? क्योंकि म्यूचुअल फंड है इक्विटी, लेकिन वैसा नहीं है जैसा डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना है। अगर हम डायरेक्ट इक्विटी से कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट इक्विटी आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करते हैं या एक बास्केट बनाते हैं। आपने 5 कंपनीज खरीद ली, आपने अपनी रिसर्च के बेसिस पे खरीदी हैं। अब आपने जब रिसर्च किया, आपको ऐसे लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर इवेंट का वेट कर रहा हूं एक कंपनी में, राइट, ओके, तो अगर वो इवेंट फुलफिल हो जाता है तो शायद आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। सो लेकिन फिर वो जो पैसे आप शेयर्स बेच के पैसे आपके हाथ में है तो उसका करेंगे क्या? फिर आप उसे दूसरे स्टॉक में डालेंगे। बेसिकली आप एक इक्विटी एसेट क्लास में हैं, आप इक्विटी एसेट क्लास से निकले नहीं हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने एक फंड में निवेश किया है, उसमें आपके 30 और 40 कंपनीज हैं। सो वो जो शिफ्टिंग है वो फंड के अंदर हो गई है और आप एक एसेट क्लास में हैं, आप इक्विटी एसेट क्लास में, तो इक्विटी फंड में आपका जो बाइंग सेलिंग होगा वो कम होगा क्योंकि फंड मैनेजर वो ऑलरेडी कर रहा है। इक्विटी अगर आप खुद खरीदते हैं तो वो स्टॉक कंपनी के जो मूवमेंट्स है, जो न्यूज है या इंफॉर्मेशन आती है या डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे खरीदी बेचनी करनी पड़ती है। सो यही है कि ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आपने जब इक्विटी फंड में डाला तो फंड मैनेजर कुछ भी नहीं कर रहा, वो इसने लेके रख दिया। जी नहीं, वो वहां चर्न कर रहे हैं, काम कर रहा है। सो बाइंग सेलिंग इक्विटी में होती है और करनी चाहिए बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट्स, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, इसीलिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया। तो फंड हाउसेस में फिर आप करते रहे वो जरूरी नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत आंसर यहाँ पर आपका हर्षवर्धन जी। उम्मीद करेंगे कि शायद बहुत हद तक ये जो कंफ्यूजन होता है कई बार इक्विटी में और म्यूचुअल फंड के बीच, आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से प्ले करेंगे अपनी इस चीज को, ये आज हम शायद क्लियर कर पाए। तो योर मनी में आज इतना ही रहेगा। हर्ष जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टेक्ट और पता हमें जरूर लिखें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/awashyourmoney। अपने सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी यहाँ पर देख सकते हैं।